हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औरम स्मार्ट क्लासेस एंड औरम एजुकेटर के एप्लीकेशन पर। स्टूडेंट, आज हम इसमें अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर को आज हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे इस वीडियो में। यानी कि हमने जो स्टार्ट किया था, पीछे की 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं और ये इसका लास्ट पार्ट है, यानी कि पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे 6 क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। इससे पहले इस चैप्टर के 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने भी अगर वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उन 2 पार्ट को देखिए, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई हैं सौर परिवार के बारे में। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि जो सौर परिवार है उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं, जैसे कि खगोलीय पिंड होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, ग्रह होते हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, पृथ्वी है, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सौर मंडल की। देखिए, जो सौर मंडल है उसके अंदर सूर्य और उसके 8 ग्रह साथ रहते हैं और इन 8 ग्रहों के साथ साथ इनके उपग्रह भी यहाँ पर रहते हैं और अन्य प्रकार के जो खगोलीय पिंड होते हैं वे भी क्या होते हैं, सौर मंडल में ही काउंट होते हैं। अब जो खगोलीय पिंड होते हैं उसके अंदर कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं, कुछ उल्का पिंड भी होते हैं। तो ये सारे जने मिलके क्या बनाते हैं, सौर परिवार यानी कि सौर मंडल बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे कि सूर्य, सूर्य के साथ 8 ग्रह होते हैं, उनके उपग्रह होते हैं, उनके साथ साथ खगोलीय पिंड होते हैं जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, सौर मंडल बनाते हैं और हम इसको क्या नाम देते हैं, सौर परिवार। इसी को हम क्या बोलते हैं, सौर परिवार। इस परिवार का मुखिया माना जाता है सूर्य को। अगर आपसे पूछा जाए कि सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि सूर्य को सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है। तो चलिए सूर्य के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो सूर्य है वो सौर मंडल के किसमें, केंद्र में स्थित है, मतलब बीचों बीच स्थित है। इसका मतलब ये है कि जितने भी सभी ग्रह हैं या उपग्रह हैं या ग्रह हैं या फिर आपके कोई भी उल्का पिंड है, तो वो क्या करते हैं, सूरज के चारों ओर ही घूमेंगे। मतलब वो सूरज के चारों ओर पाए जाते हैं। इसका मतलब सूर्य बिल्कुल बीचों बीच में आता है। तो सूरज क्या है, बहुत बड़े आकार का है। इसमें क्या होता है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ होता है। मतलब ये क्या, बहुत गर्म गैस से बना हुआ है। इसका जो खिंचाव और बल है वो पूरे सौर परिवार को बांध के रखता है। मतलब किसी भी ग्रह को इधर उधर भटकने नहीं देता है, वो उनको सबको बांध के रखता है। जो भी इसके बल से बाहर निकल जाता है वो सूर्य, वो जो ग्रह होता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। वो तारा हो, कोई भी हो, कुछ भी हो। सूर्य क्या होता है, सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा को एकत्रित करता है, लेकिन इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं। मतलब इसकी इतनी तेज ऊष्मा हमें नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि देखो ये क्या है, पृथ्वी से, सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसीलिए क्या है, ये हमारे जो इसकी जो रोशनी है, जो इसकी ऊष्मा है, हम तक बहुत कम पहुंच पाती है। और देख रहे हो कि इतने किलोमीटर होने के बावजूद भी हमें कितनी गर्मी लगती है और कितनी धूप लगती है। अगर ये हमारे बहुत ज़्यादा पास में होता तो आप सोच सकते थे कि कितनी गर्मी ये दे सकता था। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रह की, क्योंकि सूर्य के बाद किसका नंबर आता है, ग्रह का नंबर आता है। तो जो ग्रह होते हैं वो सौर मंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो 9 ग्रह थे, जिसका लास्ट जो ग्रह था वो प्लूटो था, उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ये अभी देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनको आप याद करने का मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था, मैं अब भी बता देता हूँ। तो क्या है, बी एस पी मेरी, बी एस यू एन, मतलब बी एस पी मेरी और बी एस यू एन, यानी कि बी एस उनकी, तो बी एस उनकी, तो बी एस पी मेरी और बी एस उनकी। तो बी एस पी मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र,
नहीं, बृहस्पति, उसके बाद में शनि, उसके बाद में आपका क्या आएगा, ये यूरेनस और नेपच्यून। ये क्या होते हैं, ये आंतरिक ग्रह होते हैं और ये बाह्य ग्रह होते हैं। ये चट्टानों से बने होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। तो ये इनका याद करने का सीक्वेंस है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एनसीईआरटी ने भी एक अपना तरीका दे रखा है, चाहे तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। नोट मेंशन है ना, कुछ भी आप जो जो आपको अच्छा लगे, जिससे आप याद कर सके, वो तरीका आप याद रख सकते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार के होते हैं और इन्हीं को ही हम कक्षा कहते हैं। मतलब हर ग्रह का एक रास्ता होता है, एक पथ होता है, वो ग्रह उसी पर ही क्या करता है, चक्कर लगाता है। अपने पथ को छोड़कर वो दूसरे के पथ में नहीं जाता है, और जिस पथ में वो चक्कर लगाता है उसी पथ को हम कक्षा कहते हैं। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। अपनी कक्षा में क्या है, सूर्य के चारों ओर वो जो परिक्रमा लगाता है, चक्कर लगाता है, वो 88 दिन हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं कि कौन सा ग्रह कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है और अपने घूर्णन गति को कितने दिन में पूरा करता है। तो 88 दिन में ये इसको पूरे के सूर्य के चारों ओर घूम लेता है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो शुक्र ग्रह है, ये क्या है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ध्यान रखना, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की सिस्टर किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये आकृति में और आकार में पृथ्वी की तरह ही दिखाई देता है, पृथ्वी की तरह ही लगता है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह था, मैंने अभी बताया ना, ये नौवा ग्रह था, इसको समाप्त कर दिया गया है। जो प्लूटो भी अभी तक एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने एक बैठक बुलाई अगस्त 2006 में, और उसमें निर्णय लिया गया कि कुछ ऐसे खोजे गए जो अन्य ग्रह थे, जिन्हों खगोलीय पिंड, जैसे कि जिसमें तो 2003 यूबी 313 सीरस और प्लूटो, इनको बोना ग्रह कहा गया था। बोना ग्रह उन्हें कहते हैं जो हमारे सौर मंडल से क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, या फिर वो दिखना बंद हो जाते हैं, उनको बोना ग्रह की उपाधि दे दी जाती है, या फिर वो बहुत छोटे नजर आते हैं, उनको बोना ग्रह कहते हैं। तो 2006 में क्या कर दिया गया था, जो प्लूटो ग्रह था उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। इसका रीजन क्या था, देखो ये क्या था, सूर्य के चारों ओर इस तरीके से अपने एक पाथ पर सभी ग्रह घूमते हैं, लेकिन ये बंदा बिल्कुल ही अलग था। मतलब ये जो ग्रह था ना, ये बिल्कुल ही अलग था। ये क्या करता था, घूमते 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 अपने पाथ से भटक जाता था और कहीं भी चला जाता था, फिर दोबारा अपने पाथ पर ही आ जाता था। मतलब किसी के भी पास में चला जाता था, कभी कभी चलते चलते गायब हो जाता था, पता नहीं कहाँ चला गया। उसके बाद में कुछ दिन बाद में फिर दिखाई देने लग जाता था। तो सब लोग इससे परेशान हो गए थे, मतलब सब लोग मतलब जो खगोलीय शास्त्री थे, उन्होंने सोचा कि यार ये बार बार आता है, बार बार जाता है, किसी के भी रास्ते में आ जाता है, इसका कोई अपना पक्का रास्ता है ही नहीं है, इसका कोई अपना कोई पथ नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, सबने एक मिलकर मीटिंग करी, संगठन ने बैठक करी। उस बैठक में 2006 में, अगस्त 2006 में एक निर्णय लिया गया कि भाई ऐसे जितने भी ग्रह हैं, इन सबको बोना ग्रह की उपाधि दो और इनको सौरमंडल से इनको लुप्त कर दो, इनको हटा दो। मतलब इनको आप ग्रह की उपाधि नहीं देनी चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए। तो इसलिए अब हमारे सौर मंडल में केवल और केवल 8 ग्रह ही बचे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब पृथ्वी की, ठीक है, अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। देखिए जो पृथ्वी है, ये आपको देखिए, ये पृथ्वी को टुकड़ा ये काट रखा है, ये ऊपर की परत है पृथ्वी की, उसके अंदर फिर एक और ये परत होती है, उसके अंदर फिर तीसरी परत होती है, उसके अंदर फिर ये आपका क्या होता है, क्रोड होता है, यानी कि ये पृथ्वी का सेंटर है। दिखाई दे रहा ना, तो ये क्या है, पृथ्वी है पूरी। इसके बारे में जानते हैं, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर का ग्रह है। मैंने आपको बताया था कैसे तीसरे नंबर का ग्रह कैसे है, पहले बुध आता है, उसके बाद में आपका क्या आता है, शुक्र आता है, उसके बाद में पृथ्वी आती है। तो ये क्या है, आपका तीसरे नंबर का ग्रह माना जाता है, और आकार में यह 5वें नंबर का बड़ा ग्रह है। यानी कि आकार में अगर इसको देखा जाए तो सबसे बड़े ग्रहों में इसकी 5वें नंबर पर गिनती होती है। ये क्या होता है, देखो जो पृथ्वी है वो क्या होती है, ध्रुवों पर चपटी होती है। देखो ध्रुव बोलते हैं इनको, यहाँ पर देखिए ये चपटी होती है, इनको ध्रुव बोलते हैं। तो ये ध्रुवों पर क्या होती है, चपटी होती है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी को भूभाग क्यों कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि पृथ्वी के ध्रुवों पर चपटा होने के कारण ही पृथ्वी को भूभाग कहा जाता है। तो भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार,
क्या हो गया, पृथ्वी के समान आकार, इसका क्या होता है, अर्थ होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भूभाग का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे पृथ्वी के समान आकार। उसके बाद बात करते हैं, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी पर ना तो अधिक गर्मी है और ना ही अधिक ठंडी है। पृथ्वी पर पानी और वायु उपस्थित होती है, जो कि एक जीने के लिए क्या होती है, आवश्यक चीजें होती हैं। वायु में जीवन के लिए जितनी भी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन और जितनी भी अन्य प्रकार की गैसेस होती हैं, वो पृथ्वी पर मौजूद होती हैं। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। इसीलिए क्या होता है, पृथ्वी पर जीवन है, पृथ्वी पर सारी चीजें हैं, पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, पृथ्वी पर अन्य प्रकार की चीजें हैं, जल है, वायु है, इसलिए इसको अद्भुत ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे पृथ्वी। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी एक नीले रंग का दिखाई देता है, मतलब नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 पानी का हिस्सा होता है, इसीलिए क्या होता है, इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, किस और नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, ये नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, 2/3 पानी होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नीला ग्रह बोला जाता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में, ठीक है। ये चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह कहा जाता है, पृथ्वी का उपग्रह है। ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। पृथ्वी किसकी चक्कर काटती है, सूर्य के चक्कर काटती है, तो इसलिए वो ग्रह कहलाती है। और ये ग्रह के चक्कर काटते हैं, तो इसलिए इनको चंद्रमा कहा जाता है। मतलब सबके अलग अलग चंद्रमा होते हैं, किसी के चंद्रमा ज्यादा है, किसी के कम है और किसी के बिल्कुल भी ना है। तो हमने ये पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि कौन से ग्रह के कितने चंद्रमा हैं और कौन कौन से किसके कैसे कैसे चंद्रमा है, ये मैंने बता दिया था। तो पृथ्वी का सिर्फ एक ही चंद्रमा है। तो हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी का केवल 1/4 है, मतलब 1/4 हिस्सा ही है पृथ्वी के। मतलब पृथ्वी को अगर रख देते हैं तो चार चंद्रमा लगाकर तब जाकर पृथ्वी के बराबर बनेंगे। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत दिखाई देता है, ये ज्यादा बड़ा इसलिए प्रतीत दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। मतलब ये पृथ्वी से हमें बहुत पास नजर आता है। इसकी जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। अब पृथ्वी से सूर्य की चंद्रमा की दूरी की तुलना करो। देखो पृथ्वी क्या है, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है ना। सूर्य से पृथ्वी कितने 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और यहां से यहां तक 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब इन दोनों को प्लस कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि सूर्य से चंद्रमा कितनी दूरी पर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जब अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़े जाते हैं तो उनका प्रशिक्षण कैसे किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ से रॉकेट छोड़ा, उसके बाद ये कहाँ पर आता है, ये पृथ्वी से बाहर गिरना, मतलब रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना। मतलब यहाँ से क्या होता है, अंतरिक्ष में आता है तो इसके जो ऑर्बिट होते हैं खुल जाते हैं, जिसके अंदर रॉकेट फिट करके भेजा जाता है। वो हिस्सा क्या हो जाता है, अंतरिक्ष में जाएगा, बाकी का जो हिस्सा है वो बाहर आ जाएगा। और बाहर जाने के बाद में ये उपग्रह में इस तरीके से प्रवेश कर जाते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे अगर आपने कभी देखा भी हो तो आप इसको आराम से देख सकते हैं कि इस तरीके से इसको छोड़ा जाता है और लास्ट में फिर जो इसके अंदर जो रॉकेट होता है जो हम उपग्रह भरकर भेजते हैं वो आपको इस तरीके का नजर आता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है और लगभग उतना ही समय वो अपने अक्ष पर घूमने में भी लगाता है। मतलब परिक्रमण गति 27 दिन में करता है और घूर्णन गति भी वो 27 दिन में पूरी कर लेता है। इसलिए चंद्रमा क्या होता है, हमें केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, चंद्रमा का केवल हमें एक ही भाग दिखाई देता है और हम सोचते हैं कि ये चंद्रमा में एक ऐसा ही है, चंद्रमा हमें बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है, यानी कि चंद्रमा एक ही तरीके का है या एक ही आकार का है। नहीं, हमें इसलिए वो एक तरीके का दिखाई देता है क्योंकि वो 27 दिन में पृथ्वी के चक्कर भी लगा लेता है और 27 दिन में अपने अक्ष पर भी घूम लेता है, तो इसलिए वो हमें एक ही जैसा दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर्वत, मैदान और गड्ढों जैसे उससे भरी हुई होती है,
जो भी आपको इसमें छाया नजर आती है वो क्या होती है, पर्वतों की, गड्ढों की छाया नजर आती है। आपने देखा होगा ना, जिसे हम बोलते हैं कि चंद्रमा में दाग लग गए, वो दाग नहीं है, वो गड्ढे या फिर हमारे को क्या होता है, पर्वतों की परछाइयां या जो पहाड़ है उनकी छाया नजर आती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं कि चंद्रमा में दाग लग गए हैं। तो उसकी छाया हमें दिखाई देती है। जब पर्वतों की ज्यादा छाया नजर आती है तो उसको चंद्रमा, उसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा की रात बोलते हैं, उसको पूर्णिमा बोलते हैं। जब पूरे चंद्रमा पर क्या होता है, जो उनके वो होते हैं ना, पर्वत वगैरह होते हैं, उनकी जब परछाई जब ज्यादा पड़ जाती है तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है पूर्णिमा की रात। वो पूरे चंद्रमा पर फैल जाती है और उसी को हम ग्रहण बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण हो गया है। तो ये सारी चीजें उसी से ही होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सूर्य ग्रह की, देखिए सूर्य ग्रह क्या है, एक प्रकार के ये उल्का पिंड ही, वो क्या बोलते हैं इनको, खगोलीय पिंड होते हैं। और खगोलीय पिंड भी दो तरीके के होते हैं, जिसमें से एक होता है सूर्य ग्रह और एक होता है उल्का पिंड। तो हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं कि तारों और ग्रहों उपग्रह के अतिरिक्त असंख्यक यानी कि बहुत सारी संख्याओं में सूर्य की ओर चक्कर लगाने वाले कुछ छोटे छोटे पिंड होते हैं, जिनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं ये मंगल के और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि देखिए ये आपका बृहस्पति है और ये आपका मंगल है। तो इन दोनों के बीच में ये जो कक्षा है, ये जो जगह है, ये जो रास्ता, ये जो पथ है, यहीं पर ही आपको क्या मिलेंगे, सूर्य ग्रह मिलेंगे। बाकी और आपको कहीं भी सूर्य ग्रह नहीं मिल सकते। ये जो सूर्य ग्रह होते हैं, जब कोई भी ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर अलग हो जाते हैं तो ये यहाँ पर स्थित हो गए थे, तो इसलिए इन्होंने अपनी एक अलग ही कक्षा बना ली। आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सारे सूर्य ग्रह आपको यहीं पर ही मिलेंगे। तो वैज्ञानिकों अनुसार सूर्य ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले क्या हो गए थे, टूट गए थे और वो टूटकर अलग हो गए थे। इसलिए क्या होता है, उनको सूर्य ग्रह यानी कि वो ग्रह का ही एक हिस्सा है, इसलिए उनको सूर्य ग्रह कहा जाता है। सूर्य मतलब त्यागना और ग्रह मतलब टुकड़े। जब कोई ग्रह अपने टुकड़े त्याग देता है, छोड़ देता है, तो वो सूर्य ग्रह कहलाते हैं। अगर हम आपसे अब बात करें कि ये कैसे दिखाई देते हैं, कैसे घूमते हैं, तो आप देखिए ये इस तरीके से क्या होता है, ये चारों ओर घूमते हैं। तो जहां पर इनका ऑर्बिट होता है, जहां पर इनका कक्ष होता है, जहां इनकी कक्षा होती है, उस कक्षा में इस तरीके से घूमते रहते हैं। जब इनमें से कोई ग्रह अलग जाता है या फिर अपना रास्ता भटक जाता है या अपनी आकर्षण शक्ति खो देता है, तो वो खगोलीय पिंड बन जाता है, जो कि वो किसी भी ग्रह की ओर को अपनी ओर आकर्षित, कोई भी ग्रह उसको खींच लेता है और वो जाकर क्या होता है, किसी भी ग्रह से टकरा जाता है। तो ये आपको क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य ग्रह किन्हें कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए सूर्य ग्रह क्या होते हैं, देखो सूर्य ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच सौर मंडल का एक क्षेत्र होता है। यह धूल और चट्टानों के टुकड़ों से बना हुआ है, जिसे हम सूर्य ग्रह और बोना ग्रह के रूप में जानते हैं। इसको बोना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें उल्का पिंड की, देखिए जो उल्का पिंड होते हैं वो क्या होते हैं, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये बहुत सारे टुकड़े होते हैं और ये क्या करते हैं, जब अपना मार्ग भटक जाते हैं तो ये किसी भी ग्रह की ओर को क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और वहां जाकर भव से उसके ऊपर गिर जाते हैं और बहुत तेजी से जाते हैं। जैसे कि देखते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोला जाता है, उल्का पिंड बोला जाता है। कभी कभी ये जो उल्का पिंड होते हैं पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रकृति क्या होती है, पृथ्वी पर गिरने लगती है, मतलब ये टूट टूट कर पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। कुछ क्या होते हैं, आकर्षण घर्षण बल के कारण, यानी कि कुछ घर्षण बल के कारण गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। लेकिन कुछ में इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लेकिन क्या होता है, जब जितनी स्पीड से आएगा, जब कोई भी उल्का पिंड जितनी स्पीड से आएगा उसके अंदर उतना ही घर्षण पैदा होगा। अब जितना घर्षण पैदा होगा वो उतनी तेजी से क्या होगा, जल जाएगा। लेकिन जो कम स्पीड से आता है और उसके अंदर घर्षण भी कम होगा, तो वो क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर डायरेक्ट जाकर पड़ता है, गिर जाता है और वहां पर गड्ढा कर देता है ना। यानी कि बहुत ज्यादा जब ये जलने लगते हैं तो चमक भी होती है, जिन्हें हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं। वो टूटता हुआ तारा नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो उल्का पिंड ही होते हैं जो घर्षण की तेजी से आते हैं और घर्षण बल के कारण जल जाते हैं।
लेकिन जो धीरे से आते हैं, जिनकी स्पीड कम होती है, वो जलते नहीं है, बिना जले पृथ्वी पर गिर जाते हैं और पृथ्वी के धरातल पर क्या कर देते हैं, गड्ढे कर देते हैं। बहुत सारे गड्ढे आपको चंद्रमा में नजर आएंगे, वो इन्हीं उल्कापिंडों के गड्ढे हैं जो आपको जगह जगह देखने के लिए मिलेंगे। और ये क्या होते हैं, ये उन पर गिरते हैं और गिरने के बाद में चंद्रमा पर क्या होते हैं, गड्ढा कर देते हैं। वैसे ये पृथ्वी पर भी गड्ढा कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या आपने तारों वाले आसमान और एक दूसरे को मतलब चौड़ी फैली हुई पट्टी देखी होगी सफेद रंग की। मतलब जब आप क्या करते हैं, जब आसमान की ओर देखते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे तारों के समूह देखोगे, बिल्कुल जो व्हाइट कलर की पट्टी नजर आती है। तो ये बिल्कुल चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है। यह लाखों तारों का समूह होता है, मतलब इसमें लाखों करोड़ों तारों होते हैं। इसी पट्टी को आकाश गंगा यानी कि मिल्क वे कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मिल्क वे किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि आकाश में जो सफेद रंग के लाखों तारों या फिर लाखों करोड़ों तारों का जो समूह होता है, उसी को ही आकाश गंगा कहा जाता है। और हमारे सौरमंडल में आकाश गंगा, हमारा जो सौरमंडल है वो एक आकाश गंगा का ही एक भाग है। कहते हैं कि जो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक नदी बहती थी, उस नदी से इसकी तुलना करी गई थी और इसीलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया था। बोले तो पुराने जो ग्रंथ हैं जो हमारे, उनमें लिखा हुआ है कि भाई आसमान में गंगा बहती थी और उस गंगा के नाम पर ही इसका नाम क्या कर दिया गया, आकाश गंगा रख दिया गया। तो करोड़ों तारों बादलों और गैसों की एक प्रणाली होती है, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, बहुत लाखों की संख्या में सारी चीजें मिलती हैं। तो जब बहुत सारी लाखों आकाश गंगाएं एक साथ मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। मतलब लाखों करोड़ों जब आकाश गंगाएं एक साथ मिलती हैं तो उन आकाश गंगाओं को क्या बोला जाता है, ब्रह्मांड बनाती हैं। तो ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं या फिर जो फॉरेन कंट्री के वैज्ञानिक हैं, वो इसी चीज के पीछे लगे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। अलग अलग साइंटिस्ट लगे रहते हैं। तो जो आकाश गंगा आपको दिखाई देती है ना, वो इस तरीके की दिखाई देती है। इसको बोलते हैं मिल्क वे। क्या बोलते हैं इसको, मिल्क वे बोलते हैं। तो ये इस तरीके की दिखाई देती है। तो अगर आपने देखा जाए तो सबसे पहले क्या आता है, अगर आपसे पूछा जाए तो पृथ्वी। पृथ्वी किसका हिस्सा है, सौरमंडल का। सौरमंडल किसका हिस्सा है, आकाश गंगा का। और आकाश गंगा किसका हिस्सा है, ब्रह्मांड का। अगर हम नीचे को जाएंगे तो ये सारी चीजें क्या होती है, इनके इनके आकाश गंगाओं के या फिर इनके टुकड़ों के बारे में ये बटा हुआ होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। उसके बाद में आप क्या करिए, अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिलती रहे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए जाते जाते एक खुशखबरी है, और ये खुशखबरी है कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर ओरम एडुकेटर, जो कि ओरम स्मार्ट क्लासेस का ही एक पार्ट है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ओरम एडुकेटर डालिए, आपको ये लोगो नज़र आएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। इतनी चीज़ें मिलने वाली हैं कि शायद आप बहुत सारे एप्लीकेशन को यूज करते होंगे, लेकिन उन सभी एप्लीकेशनों का निचोड़ आपको इसी ओरम एडुकेटर के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। बाकी मैं आपको इसके लिए एक अलग से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।